आज हम देखेंगे कि किस तरह हमने मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बना दिया है कि उनकी इंटेलिजेंस अब मुश्किल वक्त में हमारे काम आने लगी है। उसके बाद ये भी सीखेंगे कि किस तरह हम फ्रॉड करने वाले कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने से बच सकते हैं। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अब क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर रही है। कैश ऐप नाम का एक मनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है जो कि ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया था। ये स्क्वायर इंक नाम की कंपनी का एक प्रोडक्ट है। स्क्वायर इंक कंपनी ने यह अनाउंस किया है कि वो अपने इस प्रोडक्ट में, अपने इस एप्लीकेशन में बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने और ट्रेडिशनल स्टॉक ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यानी अब ये पॉसिबल होगा कि कोई भी एक सेंडर किसी ट्रेडिशनल स्टॉक या शेयर या बिटकॉइन के एक पार्ट की फिएट वैल्यू अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करें या अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र करें और रिसीवर के पास उतनी वैल्यू का बिटकॉइन का पार्ट या वो स्टॉक, ट्रेडिशनल स्टॉक या शेयर किसी कंपनी का वो पहुंच सकता है। अभी तक ये एप्लीकेशन सिर्फ मनी ट्रांसफ़र प्रोवाइड करता था, अब बिटकॉइन और शेयर ट्रेडिंग इसके अंदर आ गई है। और नियर फ्यूचर में ये भी होने वाला है कि यूज़र्स अपने इस एप्लीकेशन से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकेंगे। लेकिन ये एप्लीकेशन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये यूएस और यूके में अवेलेबल है। तो आप ये कहेंगे जब ये यहाँ अवेलेबल ही नहीं है तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। इसकी दो वजह हैं। एक ये है कि अगर आप कोई डेवलपर हैं या आईटी में आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं और किसी आइडिया की तलाश में हैं, तो इस तरह के आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं जो सर्विसेज हमारी कंट्री में अभी अवेलेबल नहीं है, उसमें इन्वेस्ट किया जाए और उसको डेवलप करके आप लॉन्च कर सकें। दूसरा ये कि जैसे जैसे फाइनेंशियल एप्लीकेशंस क्रिप्टो करेंसी से जुड़ते चले जा रहे हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी अब उन कंट्रीज़ में भी होने लगी है जिन कंट्रीज़ में उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो जब भी किसी ऐसे एप्लीकेशन को हम सर्च करना शुरू करते हैं अपने प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, तो वो ओरिजिनल एप्लीकेशन तो मिलता नहीं क्योंकि वो वहाँ अवेलेबल उस कंट्री में अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसकी जगह हमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस नज़र आते हैं कि जो नाम में और अपने लोगों में और अपने लुक एंड फील में मिलते जुलते होते हैं। तो अगर इस तरह के किसी एप्लीकेशन को हम कन्फ्यूज़न के अंदर डाउनलोड कर लें तो हो सकता है कि उनमें से कोई ऐप ऐसा हो जो हमारी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन जाए। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का फ़ैसला करें तो सबसे पहला काम ये करें कि गूगल पे अच्छी तरह उसको सर्च करें और ये जानने की कोशिश करें कि किस कंपनी या किस एंटिटी ने उसको लॉन्च किया है। और जब आप अपने प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे उस किसी एप्लीकेशन को देखते हैं तो उस एप्लीकेशन के नाम के नीचे आपको उस कंपनी का नाम भी नज़र आता है जिस कंपनी ने उसको लॉन्च किया है, वो सेम होनी चाहिए। उसके अलावा उस कंपनी में आप क्लिक करते हैं तो उस कंपनी ने इस एप्लीकेशन के अलावा जो दूसरे एप्लीकेशन डेवलप कर रखे होते हैं उनकी लिस्ट भी वहाँ मिलती है। तो एक काम ये करना चाहिए। दूसरा ये कि जो डिस्क्रिप्शन है, हमेशा हमें डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का पढ़ना चाहिए और जो परमिशंस वो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल करते टाइम मांगता है वो परमिशंस पे भी ध्यान देना चाहिए। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कोई एप्लीकेशन अगर हमारा माइक्रोफ़ोन एक्सेस मांग रहा है तो क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। फिर ये भी देखें कि जो एप्लीकेशन जितना पॉपुलर है क्या उसके अकॉर्डिंगली उसके नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स हैं, क्योंकि अगर बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है तो उतना ही ज़्यादा डाउनलोड हुआ होगा। अगर कम डाउनलोडेड है तो भी हम डाउट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। उसके रिव्यूज़ भी ज़रूर पढ़ें। तो इस तरह पूरा सर्वे करने के बाद ही हम किसी फाइनेंस से जुड़े हुए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वरना वो हमारी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकता है। क्रिप्टो करेंसी की बात की है तो आप सब जानते होंगे कि आजकल क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है, जो एक्सचेंजेस हैं, उसमें क्रिप्टो करेंसी के रेट इस टाइम क्रैश हुए हुए हैं, काफ़ी डाउन आ चुके हैं। तो बहुत लोग इसको सर्च कर रहे हैं कि इसकी क्या वजह है। तो तो किसी एक वजह को पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है और ये मार्केट है ही इतनी वॉलेटाइल कि किसी एक कॉज को पिन पॉइंट करना मुश्किल रहता है। लेकिन हाँ, कुछ स्पेकुलेशंस हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो वर्ल्ड में हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइना ने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को बैन करने की कोशिश की है, उसकी ट्रेडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि चाइना हो या इंडिया हो या अमेरिका हो, वहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं, वो अपनी ऑफिशियल करेंसीज़ लाने की तैयारी में है और उनके लिए ये भी ज़रूरी हो गया है कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रेडिंग को किसी तरह कंट्रोल करें। तो इसीलिए मार्केट में अभी काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगली इंटरेस्टिंग खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो उन्हें ये बताएगा कि अगर अमेरिका चाइना के आसपास अपना कोई मिलिट्री ऑपरेशन करता है तो चाइना का क्या रिएक्शन होगा, या
इस खित्ते में, इस एरिया में, अगर यूनाइटेड स्टेट्स कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स किसी कंट्री को सेल करता है तो चाइना का क्या रिएक्शन होगा, या ताइवान में अगर अमेरिका की कोई ऑफिशियल विजिट होती है तो चाइना का क्या रिएक्शन होगा। अब आप सोचेंगे कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बताएगा कि क्या चाइना का क्या रिएक्शन होगा। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक्चुअली अमेरिका ने इस पूरे ग्लोब को, इस दुनिया को अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए कुछ हिस्सों और इलाकों में बांट रखा है, और हर इलाके की जो जिम्मेदारी है वो अपनी यूएस मिलिट्री की एक ब्रांच को दी गई है। तो वो ब्रांच को कमांड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल साउथर्न कमांड है, नॉर्थर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, यूरोपियन कमांड है, अफ्रीकन कमांड है। इसी तरह एक इंडो पैसिफिक कमांड है, और ये इंडो पैसिफिक कमांड जो है ये पहले पैसिफिक कमांड थी, लेकिन 2018 में इंडिया पे फोकस करते हुए उन्होंने उसको इंडो पैसिफिक कमांड का नाम दिया है। पैसिफिक रीजन कौन सा रीजन है? अफ्रीका के साहिल से लेके इंडोनेशिया और इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना उसके अंदर आते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका की डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी कैथलीन हिक्स इसी कमांड के हेड ऑफिस हवाई में आई हुई थी। वहाँ से कैलिफोर्निया जाते हुए अपनी मिलिट्री जेट के अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस सॉफ्टवेयर टूल के बारे में तफसील से बताया। एक्चुअल में हुआ क्या था, अमेरिका और कनाडा का एक वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट से गुजरा था, जिससे चाइना ने बहुत ज़्यादा कंडेम किया था। अमेरिका को ये मालूम है कि अब आइंदा कोई एक्टिविटी करने से पहले उन्हें ये अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी हो गया कि चाइना का उस पर क्या रिएक्शन हो सकता है, और ये अंदाज़ा अब इंसान की सोच पे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि कंप्यूटर्स को इसमें शामिल करना ज़रूरी है। कंप्यूटर्स को शामिल करना क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो इंसान की ऐसे ऐसे मौक़ों पे हेल्प करने के लिए बड़ी एफिशिएंट है कि जहाँ गलती करना हमें भारी पड़ सकता है। इसकी एक मिसाल ये भी है कि जब डॉक्टर किसी क्रिटिकल पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और वो किसी ऐसे दोराहे पर आके खड़ा हो जाता है कि जहाँ उसका फ़ैसला करना, डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो कि कोई दवा या प्रोसीजर किसी पेशेंट पे यूज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी उसमें काम ना आ रहा हो, तो फिर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लेनी पड़ती है। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मौजूद हैं जो डॉक्टर्स की इस बारे में हेल्प करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट की हिस्ट्री देखते हुए और रिसर्च में जो डाटा अवेलेबल है उससे इन्फर करते हुए वो सजेशन देता है सिस्टम कि आपको ये करने में इतने % फेलियर हो सकता है और इतने % कामयाबी हो सकती है, तो फैसला आसान हो जाता है। इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटेलिजेंस के इसी फीचर को उन्होंने यूज़ करने की कोशिश की है, और ये कैसे होता है ये समझना हमारे लिए बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो तो वो हम किस बेस पे लेते हैं? अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेस पे लेते हैं। जितने ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस होगा ऐसे हालात का, उतना ज़्यादा हमारा फ़ैसला ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर हमें ये काम किसी मशीन से लेना हो, किसी मशीन से डिसीजन करवाना हो या सजेशन लेना हो, तो उसको भी हमें एक्सपीरियंस फीड करना पड़ेगा। अब मशीन को एक्सपीरियंस कैसे फीड किया जा सकता है? वो एक्चुअल में डाटा की शक्ल में फीड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस सॉफ्टवेयर टूल की हम बात कर रहे हैं उसको देखें तो यूएस मिलिट्री ने क्या किया है कि अर्ली 2020 से लेके अब तक, यानी तकरीबन 1.5-2 साल में जितनी एक्टिविटीज़ उन्होंने की हैं, उन एक्टिविटीज़ का जो रिज़ल्ट निकला है, ये दोनों चीज़ें उसमें फीड की गई कंप्यूटर में, और फिर एक नया सिनेरियो उसको देकर उससे पूछा गया कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है। और ये मेरे लिए इतना अमेजिंग है, और हैरानी की बात यूँ है कि इस तरह के किसी एप्लीकेशन से बिल्कुल सही और करेक्ट डिसीजन लेने के लिए या सजेशन लेने के लिए उसको हज़ारों, लाखों और करोड़ों रिकॉर्ड्स फीड करने पड़ते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हम उसको देंगे डाटा की फॉर्म में, उतना करेक्ट वो रिज़ल्ट हमें देगा। तो मेरे हिसाब से इन 2 साल के इवेंट्स को उसे फीड करके उससे सही रिज़ल्ट लेना एक बड़ा मुश्किल काम था। या तो उन्होंने किसी तरह प्री ट्रेन मॉडल को यूज़ किया है जो पहले से ट्रेन किए जा रहे होंगे, तो वो एग्जैक्टली तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसी फीचर का इस्तेमाल कॉरपोरेट बिजनेस में भी हो रहा है, बिजनेस इंटेलिजेंस के तौर पे, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी हो रहा है रिकमेंडेशन सिस्टम के तौर पे, और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तो ये बैकबोन है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कंप्यूटर सोशली, पॉलिटिकली हमें किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है। और कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं, बल्कि कंप्यूटर के लिए एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करना, या पहले से अच्छी एल्गोरिथम्स को यूज़ करके एक फ्रूटफुल एप्लीकेशंस बनाना। ये कितना ज़रूरी पार्ट हमारी लाइफ का हो गया है। और हमारे जो एजुकेटेड यूथ है वो किसी भी फील्ड में कैरियर बनाएं, लेकिन उनके लिए अभी ज़रूरी हो गया है कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे कॉन्सेप्ट से अवेयर रहें। और यूके, यूएस वगैरह में तो हम देखते हैं कि वहाँ के स्कूल्स के क्यूरिकुलम में किस तरह प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो हैं वो शामिल हो चुके हैं।
और कोडेंटाइसर के स्टैब्लिशमेंट का भी पर्पज़ यही था कि वो बच्चों को वो स्किल प्रोवाइड कर सके जो आगे जाके उनकी हर फील्ड और हर करियर में काम आए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और यूज़फुल लगता है तो दूसरों से इसको शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे पहुंच सके।